नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। काफ़ी फ्रेंड्स के ईमेल मिले मुझे कि जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालो, नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो माफ़ी उन सभी से। एक्चुअली क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले हमारे अंधेरी आ गई थी, तो उसकी वजह से लाइट चली गई थी क्योंकि काफ़ी तार वगैरह टूट गए थे। तो वो लाइट आज आई है, इसलिए काफ़ी लेट होगी मैं वीडियो डालने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम चैप्टर 4 कर रहे थे जिसका नाम है ग्लोब। इसका पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो पहला पॉइंट है पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पृथ्वी हमें एक तरफ झुकी हुई नज़र आती है। तो जब हम ग्लोब को ध्यान से देखना, कभी उसके बीच में से कील निकाली जाती है और उसी के सारे उसको ऐसे झुकाया जाता है और उसी के सारे वो झुका हुआ रहता है। तो पृथ्वी भी रियल में ऐसे झुकी हुई है। और इसके दो पॉइंट है, एक तो अक्ष है और एक कक्ष है। अक्ष यानी एक्सिस। अक्ष क्या होता है? जिस बिंदु पर पृथ्वी घूमती है, एक काल्पनिक बिंदु होता है। और जैसे ये पृथ्वी है और ये इसका नीचे अक्ष है, इसी अक्ष पर जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, घूमती है। तो ये जो बिंदु है ये इसका एक्सिस यानी अक्ष कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा कौन सी है, तो पश्चिम से पूर्व। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम सूरज के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम पश्चिम में छिपता है सूरज शाम को, तो जब हम सुबह उठकर देखते हैं तो सूरज पूर्व में निकला हुआ दिखता है। तो अब सूर्य तो घूमता नहीं है, और क्योंकि वो तो स्थिर रहता है। और जो पृथ्वी है वो रात को पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है, इसीलिए सुबह फिर हमें सूरज वापस से पूर्व की दिशा में दिखता है। तो सूर्य से हम रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो दिशा है वो घूर्णन करने की है। सेकंड है कक्ष यानी ऑर्बिट। पृथ्वी की जिस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे हम कक्ष कहते हैं, कक्ष या कक्षा। जैसे ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो ये ऐसे घूमती घूमती इसके आर पार चक्कर लगाती है। तो ये जो चक्कर लगाती है ये इसका कक्ष है पृथ्वी का। पृथ्वी का कक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम नीचे इस डायग्राम से समझेंगे कि ये कैसे एक तो इसका ये परिक्रमण तल से कोण होता है और एक इसका अक्ष झुकाव होता है। तो वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो अक्षीय झुकाव और जो परिक्रमणीय कोण है वो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। इसमें ये परिक्रमण कक्ष है और ये इसका परिक्रमण कक्ष हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर लंबवत, तो ये राइट एंगल बना यहाँ पे, यानी 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है। लेकिन पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है थोड़ी सी। पृथ्वी होनी तो ऐसे चाहिए थी एकदम सीधी, लेकिन पृथ्वी इतनी झुकी हुई है। तो ये इसका अक्षीय झुकाव है। यानी कितना अक्ष, अगर आपसे अक्षीय झुकाव पूछे तो हमें बताना है 23.5 डिग्री। और 90 में से 23.5 अगर माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बचा? 66.5 डिग्री। और ये 66.5 क्या है? परिक्रमण कक्ष है। परिक्रमण यानी ये जो परिक्रमण इसका कक्ष है, इस पर ये समतल हुआ और ये लंबवत हुआ और ये अक्षीय झुकाव हो गया। तो बाकी कितना बचा? 66.5। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक तो हमसे पूछा जाएगा अक्षीय झुकाव, तब तो हमें बताना है 23.5 डिग्री। और अगर हमसे पूछे परिक्रमणीय कोण कितना बनाता है, तब हमें याद रखना है 66.5 डिग्री का परिक्रमणीय कोण बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स। पृथ्वी पर आड़ी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसके बीच में से यानी मध्य में से एक रेखा निकलती है, लेटी हुई रेखा, जिसे हम आड़ी रेखा कहते हैं, वो उसे भूमध्य रेखा यानी ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो इसको हम भूमध्य रेखा, भू यानी पृथ्वी, और जो मध्य में से इसको विभाजित करती है इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विश्व यानी जो सभी को समान रखता है, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये जो इसका उत्तरी गोलार्ध है और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध है। नेक्स्ट है इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। जो ये भूमध्य रेखा है इसके उत्तर या दक्षिण से स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति, ज़्यादातर टीचर्स या हम जो भी ये वीडियोस वगैरह देखते हैं उसमें हमें अक्षांश रेखाओं से पढ़ाया जाता है, जो हमें कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा होती है, इसी से शुरू करते हैं अक्षांश या देशांतर। लेकिन एक्चुअली में ये रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है और ये इसकी भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा का ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से जो ये कोण बनाती है, भूमध्य रेखा से जो कोण बनता है, यानी कि जैसे आप देखिए ये जो कोण है 1 डिग्री का कोण, ये है अक्षांश इसका। यहाँ से ये 1 डिग्री होगी, ये पहले 0 डिग्री थी और ये देखिए भूमध्य रेखा पर कोणीय स्थिति बना रही है ना। इसको अगर हम नापेंगे तो ये 1 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हो गया 1 डिग्री का अक्षांश। जब हम दूसरा खींचेंगे तो यहाँ ये 2 डिग्री का, फिर ऐसे 2, ये आगे ऐसे चलता है। तो रियल में अक्षांश कोणीय स्थिति होती है, जो बाकी हम पढ़ते हैं वो रेखाएं होती हैं।
उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। कई हमें पढ़ाते हैं 181, 189, लेकिन आरबीएसई की बुक में 180 अक्षांश दिए हुए हैं, तो हमें 180 अक्षांश ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट है अक्षांश रेखाएं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये दोनों ध्रुव केवल बिंदु हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है वो सिर्फ बिंदु है या ध्रुव है, लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले वो अक्षांश रेखाएं हैं। ध्रुव या बिंदु तो वो बाद में है। तो ये क्वेश्चन कई बार सत्य असत्य में हमें कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है कि वहाँ लिखा हो कि उत्तरी ध्रुव अक्षांश नहीं है, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ये रेखाएं हैं ये हमेशा पूर्व से, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा से दूर जाती हैं वैसे वैसे इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, यहाँ इनकी उत्तर की तरफ जाएंगे और यहाँ इधर दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो ये इनकी जो लंबाई है उनमें कमी आती जाएगी। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये रेखाएं हैं। तो देखिए इसमें ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जब हम थोड़ा उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री अक्षांश ये आर्कटिक रेखा। वैसे तो ये सभी को पता है, लेकिन कई बिगनर्स अगर हैं तो उनके लिए है ये। और अगर हम जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिका रेखा। और ये देखिए दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमें पता होना चाहिए। वैसे भी हमें अगर जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, और हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा को क्या नाम कहते हैं। कई बार हम इनके बीच में कंफ्यूज होते हैं, आर्कटिक और हम अंटार्कटिक। तो आर्कटिक यानी ये छोटा नाम है तो ये उत्तर की तरफ आएगा, और नीचे अंटार्कटिक ये बड़ा नाम है तो ये दक्षिण की तरफ आएगा। इसको ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रमुख अक्षांश वृत्त के बारे में। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा कि जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी उनके बारे में पढ़ा, और अब हम 3 जो प्रमुख वृत्त हैं, अक्षांश वृत्त हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं 3 वृत्त हैं। पहला है विषुवत वृत्त, जो आप ऐसे डायग्राम में देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा से लेकर नीचे मकर रेखा तक, ये विषुवत वृत्त है। ये पहला वृत्त है और ये सबसे बड़ा वृत्त है। सेकंड वृत्त है ये उत्तर ध्रुव वृत्त, ये है ऊपर कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा तक, ये सेकंड वृत्त हो गया। फर्स्ट था विषुवत वृत्त और सेकंड हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त। और जो थर्ड है वो है दक्षिण ध्रुव वृत्त। दोनों का नाम ध्रुव वृत्त है, लेकिन बस दिशा के, अगर वो उत्तर में है तो उत्तर ध्रुव वृत्त और ये दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो तीनों में से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैंने बताया आपको कि ये विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। और इसी डायग्राम में हम कटिबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। कटिबंध होता क्या है, 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उसे हम कटिबंध कहते हैं। तो पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है। तो पहला है उष्ण कटिबंध, ये है वही जो विषुवत वृत्त था उसी में ये कटिबंध है। ऊपर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक ये कटिबंध है, ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। और जो सेकंड कटिबंध होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। ये रहा शीतोष्ण कटिबंध, ये उत्तरी साइड में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से लेकर है, ये है 23.5 मतलब कर्क रेखा से लेकर ऊपर आर्कटिक रेखा तक। ये कर्क रेखा यहाँ से ये ऊपर आर्कटिक तक, ये हो गया शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध भी यहीं से हो जाएगा, मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिका रेखा तक, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और तीसरा कटिबंध होता है शीत कटिबंध, जो कि आगे आएगा, इसमें अंटार्कटिक रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, ये शीत कटिबंध। ये दक्षिणी दिशा में है तो इसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कह देंगे। और ऊपर हो जाएगा उत्तरी शीत कटिबंध, ऊपर आर्कटिक रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक। तो ये 3 कटिबंध थे और वो प्रमुख अक्षांश वृत्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा यानी खड़ी रेखा जो मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो मध्य में जो रेखा खींची जाती है खड़ी रेखा, उसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। जैसे हमने अक्षांश में पढ़ा था कोणीय स्थिति अक्षांश कहलाता है, वैसे ही हम देशांतर में पढ़ रहे हैं कि कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री के ये जो मध्य में 0 डिग्री है, इसके पूर्व या पश्चिम में जो भी इसकी कोणीय स्थिति होगी ये इसका मध्य भाग है, और यहाँ से जो भी इसकी कोणीय स्थिति होगी वो देशांतर कहलाएगा। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। जैसे हम इसको अक्षांश में 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते थे, वैसे ही इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। 2-3 नाम और भी आगे नेक्स्ट में आएंगे। देशांतर संख्या में कुल 360 होते हैं। अक्षांश हमने पढ़ा था कि 180 और देशांतर 360 होते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा, यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा पीछे अभी
कि उसे प्रधान मध्याह्न रेखा, मानक रेखा या ग्रीनविच रेखा, यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो हमें पता चला कि इसका ग्रीनविच नाम क्यों है, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर है वो, इसलिए इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इस 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिम में स्थित 180 देशांतर तक, तो पश्चिमी देशांतर बोलेंगे उन्हें, और पूर्व में जो होंगे 180 डिग्री देशांतर तक, उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय एवं मानक समय। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, और इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। और हम पढ़ते भी हैं कि जापान में सूर्योदय वो सबसे पहले होता है, क्योंकि वो सबसे पूर्व दिशा की ओर स्थित है। और पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन पूरा करती है, और इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी, और 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो इससे क्या पॉइंट निकल कर आता है कि सूर्य की जो किरण है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट का समय लगाती है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य दूरी कितनी है? तो मध्य दूरी है, इस देशांतर से इस देशांतर पर आने में हमें टाइम लगेगा 4 मिनट का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। 360 डिग्री घूमने में लगाती है 24 घंटे, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। हमारे पास 360 डिग्री हमें पता है और 24 घंटे हमें पता था, तो हमें 1 घंटे का टाइम निकालना था, तो 15 डिग्री निकल गया। अब हमें 1 डिग्री का टाइम निकालना है, तो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, तो हमारे पास 1 डिग्री का टाइम निकल कर आ जाएगा 4 मिनट। तो ये ऐसे निकाला हमने। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है 4 मिनट का समय। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय समय। किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो ठीक 12 बजे का समय होता है दोपहर में, और जब सबसे लंबी परछाइयाँ होती है तब सूर्यास्त हुआ होता है या सूर्योदय हुआ होता है। तो जो सूरज की स्थिति से जो समय ज्ञात करते हैं वो उसका स्थानीय समय कहलाता है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा होगा। जैसे ये पृथ्वी है और ये जैसे मान लो कि अक्षांश रेखाएं हैं, तो जो एक ही अक्षांश पर स्थित होंगे, जैसे ये स्थान यहाँ एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, तो इन सभी का समय एक ही जैसा होगा, एक ही समय होगा। अगर यहाँ 8 बजे हैं तो यहाँ भी 8, अगर 9 तो 9। लेकिन पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। लेकिन जब हम अलग अलग देशांतरों की बात करते हैं, इस देशांतर से हम इस देशांतर पर जाएंगे तो समय में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 4 मिनट का समय लगता है, तो वही यहाँ होगा। सेम टाइम नहीं होगा, डिफरेंट देशांतरों पर डिफरेंट टाइम होगा। यानी हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं, और 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये इसका 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे, ये इसकी पूर्व दिशा है और ये इसकी पश्चिम दिशा है। अगर हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हम इसमें 4 मिनट जोड़ देंगे, जो भी 0 डिग्री देशांतर पर टाइम होगा उसे हम 4 मिनट जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इस 0 डिग्री से पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो हम 4 मिनट घटा देंगे। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हम पूर्व है, हमारा भारत है, वो यहाँ पूर्वी देशांतरों में आता है। तो हम जो भारत वाले लोग हैं वो हम हर काम में आगे रहते हैं, यानी हम पश्चिम वालों से आगे हैं, और जो पश्चिम वाले हैं वो हमसे पिछड़े हुए हैं। हम ये एक ट्रिक यूज़ करते हैं यहाँ। तो हम पूर्व वाले यानी हम आगे हैं, तो इसलिए हम जो भी हमारा टाइम होगा 0 डिग्री देशांतर पर जो भी टाइम होगा उसमें हम आगे हैं, इसलिए हम इनमें जोड़ देंगे टाइम। और जो पश्चिम वाले हैं वो हमसे पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, इसलिए उस 4 मिनट घटा देंगे, जो भी देशांतर के हिसाब से हम घटा देंगे। तो इसको ऐसे ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे मान लो कि जो 0 डिग्री देशांतर है उस पर 8 बजे हैं, और अब हमें 1 डिग्री अगर हम पूर्व की तरफ आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा टाइम? 8:04, क्योंकि हम पूर्व वाले आगे हैं इनसे। और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7:56, यानी अभी 8 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट ऐड करेंगे, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम 4 मिनट घटा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाणिक समय। हम यह तो जान चुके हैं कि जो अलग अलग देशांतर होते हैं उनका अपना अपना समय होता है। इस तरह से किसी भी एक देश में एक देशांतर तो होता नहीं, कई देशांतर रेखाएं होती है, तो फिर उनके कई स्थानीय समय भी होंगे। तो एक निश्चित समय का पता लगाने में एक समस्या आएगी। जैसे हम माने कि अब जयपुर में 7 बजे हैं, और जब हम जैसलमेर में जाएंगे तो वहाँ होंगे 6:40, क्योंकि इन दोनों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। मैंने कहा लगभग, कहीं आप फिक्स मत समझ लेना। तो इस तरह से अलग अलग समय में फिर
इनका अलग अलग समय हुआ तो हमें अलग अलग समय से हमें दिक्कत भी आएगी, असुविधा होगी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना एक प्रमाणिक समय निर्धारित किया है। और वो प्रमाणिक समय कैसे निर्धारित किया है कि जो उस देश के मध्य भाग से जो देशांतर रेखा गुजरती है उससे वो प्रमाणिक समय निश्चित किया। तो प्रमाणिक समय क्या हुआ, किसी देश के निश्चित देशांतर रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रमाणिक समय या मानक समय कहते हैं। और इस मानक समय की गणना अगर विश्व की बात करें तो मानक समय की गणना ग्रीनविच शहर जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है के संदर्भ में होती है। अभी हमने पढ़ा था कि ग्रीनविच शहर इंग्लैंड में है और ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसी शहर में जो समय होता है वही पूरे विश्व के समय के जो पूरे विश्व का समय वो इसी ग्रीनविच शहर के समय के अनुसार चलता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो प्रमाणिक समय है या मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। वैसे आरबीसी की बुक में नहीं बता रखा है कि ये कहाँ से गुजरता है। जैसे ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी जो जगह शहर है वहाँ से ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो निकलता है। तो हमारा जो प्रमाणिक समय है वो ये देशांतर निर्धारित करता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय से 5.5 घंटे आगे है क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं और ये 0 डिग्री है, ये पृथ्वी ये 0 डिग्री है, यहाँ हमारा जो 82.5 है तो 82.5 डिग्री काफ़ी दूर है क्या, तो 4 मिनट करेंगे हम अगर गिनेंगे तो 5.5 घंटे हो जाएंगे। तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच रेखा से। नेक्स्ट है, किसी भी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में एक से अधिक मानक समय भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी देश है, जो बड़े बड़े देश हैं उनमें कई देशांतर रेखाएं निकलती है तो जो बीच का होता है फिर भी उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है क्योंकि काफ़ी उनका विस्तार होता है ना एरिया का। तो इसलिए वो क्या होता है, एक से ज़्यादा मानक समय रख लेते हैं, यानी कि 2-3 देशांतर रेखाओं का समय निकालते हैं। जैसे कई देश है जैसे रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, तो इनमें एक से ज़्यादा प्रमाणिक समय या मानक रेखाएं भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो हम जब उसमें ग्लोब पे देखते हैं तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसके जस्ट पीछे वाली साइड 180 डिग्री देशांतर है। तो अगर हम उसे पश्चिमी साइड से देखेंगे तो भी यहाँ 180 डिग्री और अगर पूर्वी साइड से देखेंगे तो भी 180 डिग्री। तो दोनों साइडों से 180 डिग्री एक ही देशांतर है और वो 180 डिग्री उससे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है एवं पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हमने उसमें 0 डिग्री देशांतर में पढ़ा था कि अगर हम पूर्व की साइड जाते हैं तो टाइम ऐड कर देते हैं और अगर हम पश्चिम की साइड जाते हैं तो टाइम को घटा देते हैं। तो वैसे ही इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में मान लीजिए कि ये 180 डिग्री देशांतर है, मान लो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये। अगर इस रेखा से इधर वाली साइड जाएंगे पूर्व की साइड तो एक दिन बढ़ा देंगे, यानी हम एक डेट आगे कर देंगे। और अगर हम इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन घटा देंगे। जैसे मान लीजिए इधर 4 जून है तो हमारी चलेगी 5 जून। अगर हमने इस रेखा को पार करके अगर हम इधर आ गए तो हम एक दिन आगे आ जाएंगे, 5 जून को हम इधर आ जाएंगे। जैसे ये जो शिप वगैरह चलते हैं, जहाज वगैरह, तो ये समुद्र को जब इस रेखा को पार कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक दिन अपने आप बढ़ा लेते हैं। तो जैसे 0 डिग्री देशांतर में टाइम की समय हमने पढ़ा था कि जब हम इधर जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ा देते हैं और अगर इधर जाते हैं तो 4 मिनट घटा देते हैं। वही सेम प्रोसेस इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में है। तो दो चीज़ें हुई, एक 0 डिग्री जो देशांतर है उससे हम टाइम करते हैं डिसाइड और इस 180 डिग्री देशांतर से हम जो डेट है उसे डिसाइड करते हैं। तो ये था आज का पार्ट 2। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।